नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग नहीं थम रही है। रूस के आगे झुकने के लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने अमेरिका से की और हथियारों की मांग। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी पुतिन से मुलाकात की। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही कमलनाथ के घर पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के दावों का दौर शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी का दावा किया है। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। राजधानी में रालौद के दफ्तर में रंगरोगन शुरू हुआ। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश में बैतूल में दो पक्षों में तनाव के बाद पथराव और आगजनी की घटना हुई है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उग्र हुई भीड़। पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर यूक्रेन रूस जंग के 11वें दिन भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया है। रूस अब फिर से यूक्रेन पर हवाई और जमीनी हमले शुरू करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर लिया है। और इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे और किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। पिछले 10 दिनों में 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक सेना में शामिल हुए। सभी को शुरुआती ट्रेनिंग देने के बाद मोर्चे पर तैनात किया गया। इधर जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से 2 और हथियार ज्यादा देने की मांग की है। और इस बीच रूस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। मास्टर कार्ड और वीजा ने रूस में अपने सभी सर्विसेज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूस में अब तक 150 से ज्यादा कंपनियों ने अपना कारोबार भी समेट लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन से विदेशी मंत्री डेमित्री कुलेबा से मुलाकात की। मुलाकात में ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। यूक्रेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से अपील कर कहा कि पुतिन से युद्ध रोकने के लिए आप कहें। बेनेट शनिवार को पुतिन से मॉस्को में मिले थे। यूक्रेन ने बीते 24 घंटों में रूस के 9 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। वहीं कई रूसी सैनिकों के युद्धबंदी बनाने का भी दावा किया गया है। तो ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। रूस के आगे झुकने के लिए जेलेंस्की भी तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ सुमन शर्मा यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी सुमन जी, ये जो रूस और यूक्रेन की जंग है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। कयास से लगाए जा रहे थे कि ये जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन एक आक्रामक रूप दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जेलेंस्की की बात करें तो वो भी झुकने को तैयार नहीं है। क्या स्थितियां आगे की बनती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब लोगों का ये कहना था कि कीव 2 दिन में गिर जाएगा और ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और उसका कारण ये है कि यूक्रेन पूरी तरह जवाब दे रहा है। और यूक्रेन जिसे पहले कमजोर समझा जा रहा था, उसकी मदद हथियार और एम्यूनिशन से दूसरे देश भी कर रहे हैं। और वैसे भी उनके जो अपने लोग हैं वो उठ खड़े हुए हैं। और आज की ही ये न्यूज है कि उनकी जो औरतें हैं वो सब फौज में आ रही हैं। और जो यंग बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग देकर उनको हथियार दिए जा रहे हैं और फ्रंट लाइन पे भेजा जा रहा है। और वहाँ की जो लड़कियां हैं वो खुद अपनी मर्जी से आगे आ रही हैं और वो कह रही हैं कि वो अपने देश की रक्षा करेंगी और देश के लिए लड़ेंगी। तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो पूरी तरह इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये ज्यादती हो रही है उनके साथ और उनके देश के साथ, और वो उसके लिए अपना योगदान दें। साथ में यूक्रेन शुरू से ही हमेशा से ये कह रहा था कि उसे मदद की जरूरत है और वो लड़ेगा खुद, और वो अपनी आजादी के लिए, अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ेगा और अपने देश को दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देगा। तो ये जो जज्बा है, और हर रोज जो उनके प्रेसिडेंट अपने जहाँ बंकर में रह रहे हैं वहां से जो वीडियोज आ रहे हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने लोगों को। तो एक तो नो फ्लाई जोन और एक प्लेन्स की जो रिक्वेस्ट उन्होंने करी है यूएस से और बाकी देशों से, अभी तक उसके लिए कोई मंजूरी नहीं आई है। और पुतिन ने जो धमकियां दी हैं कि वो नो फ्लाई जोन अगर डिक्लेयर होता है, या इवन सैंक्शंस को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये उठाए नहीं जाएंगे तो पूरी तरह और ज्यादा उन्होंने डायर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी है। तो जैसे आपने खुद भी बताया, वीजा, मास्टर कार्ड, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी 150 कंपनियां हैं जो कि वहां से जा चुकी हैं रशिया से। सैंक्शंस भी उनको पूरी तरह कुचल रहे हैं।
लेकिन दोनों तरफ से ही ये लड़ाई मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल की ही बात है कि 9 प्लेन्स जिसमें हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट थे रशिया के, जो कि यूक्रेन ने मार गिराए नीचे। तो एंटी एयरक्राफ्ट, उसके अलावा जो 10,000 का जो एक नंबर आ रहा है रशिया के लोगों को मारा है, 269 टैंक्स, प्रैक्टिकल यूएवीज हैं जो कि 3 हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स 945, आर्टिलरी है 105, एंटी एयरक्राफ्ट 19 और एंटी ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं जो 400 से भी ऊपर हैं, लाइट स्पीड बोट्स हैं। ये सब यूक्रेन ने मार गिराए हैं और इनको क्षति पहुंचाई है। मगर ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का नुकसान नहीं हो रहा है, वहां पे भी बहुत हाई कैजुअलिटीज हैं, उनकी बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। आज उनका एक शहर केर्सन जो रशिया के हाथ में चला गया है, उसके अलावा वो लोग कीव और बाकी दूसरे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी तरह सीज लगाया जा चुका है कि कीव के आसपास बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये युद्ध आसानी से जल्दी में खत्म होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जवाबी फायर दिया जा रहा है। बिल्कुल सुमन जी, लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका से साफ तौर पर और हथियारों की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं और जो यूक्रेनी सिविलियंस है, जो नागरिक है, 1 लाख से ज्यादा नागरिक अब जो है वो आर्मी में भर्ती हो गए हैं। तो ये किस और इशारा कर रहा है? ये जो सारी स्थितियां हैं ये किस और इशारा कर रही हैं? ये इशारा बिल्कुल साफ है कि पीछे नहीं हटेंगे और अपने देश के लिए लड़ेंगे और दुश्मन को जहां तक हो सके वो रोका जाएगा। बिना लड़ाई के कोई अपने आप को हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एक जज्बा दिखाई दे रहा है, जो उनके प्रेसिडेंट हर रोज मोटिवेट करने के लिए अपने नागरिकों को बोल रहे हैं, वो सब नागरिक खड़े हो गए हैं कि वो रशिया को एक दुश्मन की तरह समझते हैं और उसे एक दुश्मन, जबकि रशियन प्रेसिडेंट ने ये लड़ाई शुरू ही इस बात से की थी कि वो जो लीडरशिप है वो नाजी लीडरशिप है, उससे वो यूक्रेनियंस को आजादी दिलाएंगे। मगर ऐसा कुछ ग्राउंड पर ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। ना ही यूक्रेनियंस रशिया के साथ हैं, ना ही उनके अंदर ये चीज है कि उन्हें आजादी चाहिए। तो वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और जो हथियार और जो एम्यूनिशन है वो बाहर के देश मदद कर रहे हैं। वो अंदर लड़ाई में नहीं शामिल हो सकते, मगर वो यूक्रेन की मदद की जा सकती है। तो जितनी की जा सकती है वो सब की जा रही है। उसके अलावा प्लेन्स की मांग की है, फाइटर प्लेन्स की जो मांग की है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, उसके लिए अभी तक कोई हामी नहीं भरी गई है यूरोप से या यूएस से। वो आगे की बात है कि कितना हालात खराब होते हैं तो उनकी मदद की जाएगी। मगर लेकिन दूसरी साइड पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी चालू हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि दोनों से मिल चुके हैं और प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने वाले हैं। तो वो क्या बातचीत करते हैं, क्योंकि ये अब लगाया जा रहा है कि इनके बीच में एक शांति बहाली करी जाए। 1 दिन का सीज फायर था कल, मगर उसके बावजूद भी कोई सीज फायर नहीं देखा गया। रशिया की तरफ से बाकायदा फायरिंग हो रही थी और शेलिंग चल रही थी। तो ये युद्ध इतनी आसानी से बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद सुमन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 9 मार्च को होगी। सत्र की बैठकों में शासकीय और अशासकीय कार्य का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से सहयोग की अपेक्षा को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे बुलाई गई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सत्र को सुचारू संचालन के लिए विचार विमर्श करेंगे। उधर सत्ता और पक्ष और विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गया है। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक होगी। मध्य प्रदेश का बजट सत्र खास होगा। बजट में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक भी देखी जा सकती है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल का समय बाकी है और इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। खासकर किसानों को राहत, ओबीसी आरक्षण जैसे मसलों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार बजट के जरिए विपक्ष पर पलटवार के साथ वोटरों को रिझाने के लिए बजट में कई प्रावधान कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज के
बजट में 2023 की चुनावी झलक दिखेगी। बजट में महिलाओं, बच्चों और किसानों पर ज्यादा फोकस रहेगा। आम आदमी को राहत देने के लिए नए बजट में किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का भी ध्यान बजट में रखा जाएगा। किसानों को साधने के लिए भी कई प्रावधान बजट में लाए जा सकते हैं, जिसमें खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रयोग बढ़ाने का भी कदम शामिल हो सकता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी को साधने के लिए सरकार कई प्रावधान पर बजट में ले सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, मध्य प्रदेश में बजट सत्र की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें महिलाओं, किसानों और बच्चों को सबसे ज्यादा साधा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये भी बताई जा रही है इसमें कि अलग से टैक्स का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि ये इस समय सरकार चुनाव के मूड में है, और हालांकि इससे पहले करीब 4-6 महीने पहले ही चुनाव की तैयारी होती थी, लेकिन इस वक्त चुनाव के मूड में दोनों दल हैं। वो बजट तो तैयार हो चुका है और लगभग सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जानकारी मिल गई है। और उससे पहले जो सारे विधायकों से जो सुझाव लिए थे, जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव की तैयारी वाला बजट है, तो चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जो विधायकों से सुझाव लिए गए थे कि उनके क्षेत्र में कौन सी बड़ी और विशेष योजना हो सकती है, उन योजनाओं को भी इस बजट में शामिल करने की कोशिश की गई है। तो फिर खास तौर से इसमें बेरोजगारी वाला मुद्दा पर भी कुछ ना कुछ फोकस हो सकता है, विशेषकर स्वरोजगार की दिशा में ये इसमें कुछ ना कुछ फोकस हो सकता है। किसानों के लिए इसमें कुछ ना कुछ फोकस हो सकता है। अब उसके अलावा कहीं ना कहीं ये जो सिंचाई योजनाएं हैं और इन पर कुछ ना कुछ फोकस हो सकता है, और शिक्षा योजना पर भी इसमें कुछ ना कुछ फोकस हो सकता है। इतनी संभावना इस बजट में दिख रही है। जी बिल्कुल रमेश जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए का एक धार्मिक बजट भी होगा। इसे किस दृष्टि से देखें? देखिए, मोटे तौर पर जब भी बजट आता है, ये जो बजट आ रहा है, स्वाभाविक रूप से इसका जो व्यय शुरू होगा वो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो ये जो इस महीने के खर्चे हैं, आमतौर पर एक ये परंपरा सी बन गई है या प्रैक्टिस बन गई है कि उससे पहले एक पूरक अनुमान छोटा सा 2000, 3000, 4000 करोड़ का आता है, ताकि उस महीने तक के इसमें खर्च इसके निकलते चले जाते हैं। क्योंकि अब विधानसभा आज इसको पारित करेगी, फिर इसकी स्वीकृति मिलेगी और फिर फंड उसमें अलॉटमेंट होगा, तो ये स्वाभाविक रूप से ये 1 अप्रैल से जारी होगा। तो इसके अलावा एक और घोषणा सरकार कर सकती है, जो कहीं ना कहीं इस समय मध्य प्रदेश पर जो कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो कैसे कुछ विभागों के खर्चे भी वो काट सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर, कुछ दिनों 2-4-8 दिन पहले इन्होंने जो कैबिनेट की बैठक में राजधानी परियोजना विभाग को 2 भागों में विभाजित करके उस विभाग को खत्म किया है, तो इस तरीके से कुछ विभागों का खर्चा भी काटा जा सकता है। क्योंकि नए टैक्स की अगर संभावना नहीं है और नई योजनाओं को लागू करना है, तो फंड तो उनको कहीं ना कहीं से जुटाना पड़ेगा। तो वो फंड जुटाने के लिए एक विभाग से लेकर के कोई सी एक खर्चे में से अपना कटौती करके दूसरा खर्च किया जाता है, इस बात की संभावना इसमें दिख रही है। बिल्कुल, तो इस बार ये जो बजट जो है वो इस बार काफी खास माना जा रहा है। रमेश, इसमें एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, इनको भी क्या देखते हुए इस बार बजट प्लान किया गया है? देखिए, मोटे तौर पर जब से ये सरकार आई है तब से चुनाव को ध्यान में रख करके तो वो काम कर रही है। तो बजट में स्वाभाविक रूप से कम अगर लोकसभा की ना होगा तो विधानसभा चुनाव की झलक तो इस बजट में जरूरी होगी। क्योंकि अगले साल जो, हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले एक बजट और आ जाएगा, विधानसभा चुनाव नवंबर 23 में होंगे, तो ये मार्च में फिर एक बजट और आ जाएगा, लेकिन वो बजट महज औपचारिकता होगा। ये जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में मान करके चलिए कि सरकार की काफी कुछ चीजें प्रकट हो जाएंगी, और बहुत इस बात की संभावना दिख रही है। जैसे कि विपक्ष भी कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि वो कई चीजों को लेकर के मुद्दा बनाता है और चर्चा नहीं हो पाती। तो इस बार मुझे दोनों संभावना दिख रही है। ये शाम को कमलनाथ जी की जो आज उन्होंने विधायक दल की बैठक 6 या 7 बजे बुलाई है अपने निवास पर, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। जैसे केंद्र में कांग्रेस ने अभी रणनीति बदली है कि वो हंगामा करने के बजाय, शोर करने के बजाय चर्चा में हिस्सा लें। बहुत संभव है कि कुछ बातें तो उठा सकते हैं, जो खासतौर से ये जो गायों का मामला, कुछ गौशालाओं का मामला आया, ये मामला उठेगा।
सियोर की कथा का भी मामला उठ सकता है। और खास तौर से ये जो महिलाओं के साथ जो कुछ अत्याचार और ठगी और ये मामले भी उठ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ये कोशिश कर सकती है कि बजट में कम से कम चर्चा का हिस्सा ले। अभी इसकी संभावना ये इस बात की दिख रही है क्योंकि पार्लियामेंट में कांग्रेस ने रणनीति बदली थी पिछले बजट सत्र में, और इस बजट सत्र में उन्होंने इस बार चर्चा का हिस्सा लिया था। तो मुझे लग रहा है विपक्ष ये रणनीति बदल सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए रमेश जी, और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार बनने के दावे शुरू हो गए हैं। एक और जहां बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया है, वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन भी सत्ता में वापसी में आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क और सपा के गठबंधन वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकाल का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाए गए लोहिया पार्क में मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने जीत के बाद आने वाले अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए पूरे कार्यालय का रंग रोगन कर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में एक नई कुर्सियों समेत नई खिड़कियां और पूरे कार्यालय को सजा दिया जाने लगा है, और समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का ऐसा मानना है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन की सरकार आने जा रही है और सरकार अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो दावों का दौर शुरू हो गया है। राजधानी में उत्तर प्रदेश में मतदान का 7वां चरण अभी बाकी है, और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, 7वें और आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है, उसके बाद सीधे परिणाम ही आएगा, लेकिन दावों का जो दौर है अकील जी वो अभी से शुरू हो गया है। रंग रोगन के काम जो है वो कार्यालय में शुरू हो गए हैं, तो इसे उत्साह कहें या अति उत्साह? सुन देखिए, 10 मार्च से पहले ही नौकरशाहियों का रंग बदल रहा है। डीएम के बोर्ड हरा कर रहे हैं तो लोहिया पार्क और आगरा स्तर से साफ होने और ठीक होने लगा है। अफसरों ने अखिलेश यादव से संपर्क साधने की भी कवायद जो है वो शुरू कर दी है, सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं एक्चुअल देखिए अंतिम चरण की वोटिंग बची है और सरकार किसकी बन रही है इसका तो अभी इंतजार है। लेकिन नौकरशाही की जो हलचल जो है वो मच चुकी है, यानी कहीं ना कहीं पूरी नौकरशाही को अंदाजा हो गया है कि सरकार की आ रही है, दूसरी आ रही है, बदलाव हो रहा है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। यह क्योंकि शायद इसी वजह से अयोध्या के डीएम का आवास का बोर्ड का रंग बदला गया। यही नहीं, रामनगरी अगर देखा जाए तो कहे जाने वाला लखनऊ अछूता नहीं है क्योंकि राजधानी है। यहाँ भी सपा सरकार द्वारा निर्माण जो कराया गया था लोहिया पार्क, जनरेशन पार्क, अचानक साफ होने लगा, लाइटें ठीक होने लगी, साउंड सिस्टम रिपेयरिंग होने लगा। यहाँ के तब तक आगरा एक्सप्रेस से लखनऊ एक्सप्रेस से जो है उसमें साफ सफाई का काम शुरू हो गया, सड़क साफ होने लगा। नोएडा में एक ठाकुर है, आईएएस है, अखिलेश के करीबी रहे बिल्डर, उनके सामने लोग नतमस्तक होने लगे, ये भी खबरें आई। कहते हैं कि अफसरों की कोई भी साड़ी नहीं होता, ये दूसरों के ही बदलाव की जो आहट होती है उसे सुन लेते हैं। शायद इसलिए ही 10 मार्च के रिजल्ट आने से पहले ही अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करने लगे हैं जो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के अखिलेश यादव से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी खबरें आ रही है। संपर्क होना शुरू हो गया है सपा सूत्रों की माने तो तमाम जो सपा परिवर्तन देखते ही बदलने के राजनीतिक के जो है वो रंग है वो बदलने लगे। तो इसके अलावा देखिए एक खबर और भी आई कि आलोक रंजन जो पहले चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे सपा गवर्नमेंट में, अखिलेश के बहुत करीबी समय है, तो वो उनसे लोग सिफारिश भी कर रहे हैं कि जो अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव रहे सीनियर आईएएस आलोक रंजन के जरिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हैं। आलोक रंजन फिलहाल अभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी है और माना ये भी जा रहा है कि अगर सपा की गवर्नमेंट आती है तो उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। तो ऐसे कई खबरें अब सामने निकल आई है, इससे लोगों को लगता है कि यह सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो अब लोगों की सफाई शुरू हो गई है, चाहे वो जनरेशन पार्क हो, लोहिया पार्क हो, अफसर अब संपर्क करना शुरू कर दिए हैं। देखिए अभी हम लोगों को 10 मार्च का नतीजे का इंतजार करना होगा, लेकिन ये हमेशा रहा है कि चाहे 2017 में अगर देखे सरकार जब बननी थी तब भी इस तरह की खबरें आई थी, 2012 में भी खबरें आई थी, 2007 में भी खबरें आई थी। तो जब चुनाव मतदान हो जाता है उसके बाद अफसरों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, कुछ लोग रंग बदलने लगते हैं, कुछ लोग संपर्क करने लगते हैं, कुछ लोग साथ बनने लगते हैं, ये खबरें आती है। तो ऐसे में ये भी खबरें आने लाजमी है। हालांकि हर पार्टी जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। आरएलडी में गठबंधन है सरकार से
समाजवादी पार्टी से, वहां पे देखिए अरेली में भी रंग रोगन शुरू हो गया, सफाई शुरू हो गई है। तो तमाम चीजें हैं कि एक तस्वीर साफ कर रही है, एक आहट जरूर दे रही है कि कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में अब जो अधिकारी पहले देश के खिलाफ थे, अब उसे संपर्क करना शुरू किए, ये भी खबरें आ रही है। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी देखिए आखिरी कल अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है और ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल में कहीं ना कहीं पूरी सीटें, अगर ज्यादातर सीटें जिसकी आएगी वो सत्ता के करीब होता है, ये माना जाता है, ये इतिहास रहा है। तो ऐसे में पूरी ताकत जितने, देखिए प्रधानमंत्री खुद 3 दिन से कयास किए वो बनारस में रहे, अखिलेश यादव आजमगढ़ बनारस दोनों साधे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, तो तमाम लोग पूर्वांचल को साध रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है 10 मार्च के नतीजे का इंतजार करना होगा और कहीं न कहीं जो लड़ाई रही वो मुख्य रूप से सपा और बीजेपी के बीच रही। वजह यही है कि ये जो खबरें आ रही है वो तस्वीर इसी पर साफ कर रही है। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अंतिम बड़ी खबर की ओर, जहां पर बैतूल में अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। जहां पर 5 दिन पहले हुए मामूली विवाद के बाद भीमपुर में ये विवाद हुआ, जिसमें भीड़ ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया, घरों पर पथराव कर दिया। वहीं पुलिस पहुंची तो उन पर भी पत्थर फेंके गए। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस रात में बवाल को शांत करवा पाई। दरअसल भीमपुर की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत अन्य संगठन ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान धरना प्रदर्शन और आम सभा के बाद भीड़ उग्र हो गई और कुछ लोगों ने दुकानों में आग लगाने का प्रयास किया। देखते ही देखते उपद्रव शुरू हो गया और स्थिति बिगड़ती गई। वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्के बल का प्रयोग भी किया। तो बैतूल में बवाल देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी कमलेश जी, बैतूल में बवाल हुआ है, विस्तार से बताइए क्या था मामला। अंशुल, ये घटना तो बहुत छोटी सी थी, छोटी सी बात को लेकर बवाल हुआ, लेकिन इस बवाल ने जल्दी ही बड़ा विकराल रूप ग्रहण कर लिया। दरअसल यहाँ 2 दुकानदारों के बीच 5 दिन पहले विवाद हुआ था। इनमें से एक आदिवासी महिला थी जो सब्जी की दुकान लगाती थी, दूसरे पक्ष का दुकानदार था। इन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने, जो आदिवासी महिला थी, उसकी दुकान का सामान इधर उधर फेंक दिया। ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि महिला के साथ गाली गलौज की गई और उसका सामान फेंक दिया गया। इसके बाद तमाम लोग इकट्ठे हो गए। जय आदिवासी संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, इनकी सभा थी, लेकिन प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और दोपहर से ही सभा चलती रही। उसमें भड़काऊ भाषण चलते रहे। उसको आदिवासियों के अपमान से जोड़ा गया। जो महिला के साथ अभद्रता हुई थी उसको आदिवासी समुदाय के अपमान से जोड़ा गया और ये भीड़ ऊपर होती गई और शाम के समय बवाल शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर पड़े, पथराव हुआ, दुकानों पर तोड़फोड़ शुरू हुई और इसी दौरान आगजनी भी शुरू हो गई। पुलिस ने इस उपद्रव को रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस पहले से तैयारी में नहीं थी, शायद पुलिस को अंदाजा नहीं था कि बवाल इतना ज्यादा हो सकता है, इसलिए हालात आसानी से नियंत्रित नहीं हो पाए। बाद में जब हालात विकराल होते गए, आगजनी शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया, इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो पुलिस ने फिर अश्रु गैस के गोले छोड़े, भीड़ को खदेड़ा और देर रात तक ये बवाल चलता रहा। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद बवाल शांत हो पाया है, लेकिन अभी भी वहां तनातनी के हालात बने हुए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद कमलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बैतूल में बवाल की खबरें हम आपको बता रहे हैं। आदिवासी संगठन के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और पथराव हुआ है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले ये देश।